और ये सारे मामला करने के लिए हम 7 स्टेप्स अप्रोच का सहारा लेते हैं। उस 7 स्टेप्स अप्रोच को भी आप लोगों ने याद करके आना था, ठीक है। सो किस किस ने 7 स्टेप्स अप्रोच को रट्टा लगाया, वो डन लिखे, बिकॉज उसको रट्टा लगाना था। माहम ने लगाया, शाबाश। और बस एक माम बेटी ने लगाया और बाकी सब नालायक हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है बेटे, सबको लगाना था, वर्ड बाय वर्ड लगाना था ताकि कोई गलती ना हो। ऊपर मतीन कुछ कह रहा है, सर नॉर्मल लॉस प्रोडक्शन 1 की रिकवरी वैल्यू पे क्यों होता है? नहीं मतीन, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया, लेकिन उसका जहां तक मैं समझ पाया, अगर ना बात आई तो आपका माइक ऑन कर दूंगा। पॉइंट ये है कि जो नॉर्मल लॉस प्रोसेस 1 का है वो प्रोसेस 1 की रिकवरी वैल्यू पे आएगा। जो प्रोसेस 1 का नॉर्मल लॉस है वो 25 पैसे पे आएगा, और जो प्रोसेस 2 का नॉर्मल लॉस है वो 50 पैसे पे आएगा। ठीक है मतीन, मैं वकास आपके सवाल भी देखता हूँ बेटा, पहले मतीन से बात कर लूं। मतीन कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें आप तो बताइए। चलो स्टेप 4 पे हम बात करते हैं। स्टेप 4 वकास ने कहा कि एक्सप्लेन कर दें। स्टेप 4 है जनाब, रिकॉर्ड एक्चुअल रिकवरी वैल्यू ऑफ एक्चुअल टोटल लॉस। हमने एक्चुअल टोटल लॉस की रिकवरी वैल्यू रिकॉर्ड। माम आप अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए बेटी। सो ये हम बात कर रहे हैं मोहम्मद वकास के साथ। सो एक्चुअल रिकवरी ऑफ एक्चुअल टोटल लॉस। अब ये देखिए वकास, हमारी प्रोसेस 1 में इनपुट है 20,000 और आउटपुट है 19,000, तो प्रोसेस 1 का एक्चुअल टोटल लॉस हो गया 1000। अब इस एक्चुअल टोटल लॉस को रिकॉर्ड करेंगे 25 पैसे के रेट के हिसाब से, तो अमाउंट आ जाएगी 250 की। उसके मुकाबले में प्रोसेस 2 की इनपुट, ये जो 19,000 है ये प्रोसेस 2 की इनपुट बन गया, तो ये 19,000 प्रोसेस 2 की इनपुट बन गया और प्रोसेस 2 की आउटपुट है 17,900। तो हमारा प्रोसेस 2 का एक्चुअल टोटल लॉस हो गया 1100, और उस 1100 को रिकॉर्ड करेंगे 50 पैसे के रेट के लिहाज से, तो आएंगे 550 रुपए। जी मतीन और वकास, कोई और प्रॉब्लम बेटा? जी अहमद, आप अपना सवाल टाइप कीजिए। माहम आप भी क्वेश्चन टाइप कीजिए। मैं एक ही करके सबके सवाल जवाब दे रहा हूं। अहमद आप भी अपना क्वेश्चन टाइप कर लीजिए। माहम आप भी अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पढ़ लिए बेटे, मैं सबके सवालों का जवाब देता हूं। तरतीब से चलते हैं, तरतीब से। अब इफ्रा ने कहा सर कैन यू प्लीज डिस्प्ले द स्टेप्स ऑन द स्क्रीन फॉर अ मिनट सो कैन आई टेक एन अ पिक्चर, आई डोंट हैव द बुक येट। जी बेटी ये स्टेप, ये मैं स्क्रीन पे स्टेप्स आपके सामने किए हैं। 2 स्क्रीनशॉट्स लेनी पड़ेंगी आपको। आप ये ले लें तो डन लिख दें, फिर मैं दूसरी स्क्रीनशॉट करता हूं। इफ्रा बेटे जब आप ले लें एक पिक्चर तो डन लिखिए ताकि मैं दूसरा पेज लाऊं। जी उसके बाद बेटी ये स्टेप्स हैं दूसरे, आपको नोट करने होंगे। इसकी पिक्चर ले लें, ये भी ले लें तो डन लिखिएगा इफ्रा और काजमी। जी ठीक है, अब मैं अगला सवाल था सैयद शिराज का, प्रोसेस अकाउंट क्यों नहीं बनाया? स्क्रैप अकाउंट। ये जो नॉर्मल लॉस अकाउंट है ना, कुछ किताबों ने उसको स्क्रैप अकाउंट कहा है, तो सैयद शिराज ये नॉर्मल लॉस अकाउंट ही स्क्रैप अकाउंट है। सो स्क्रैप अकाउंट कोई अलग नहीं है, बल्कि ये नॉर्मल लॉस अकाउंट ही स्क्रैप अकाउंट है। जी सैयद शिराज आपके सवाल का जवाब आ गया? ठीक है। अब वो असल में ऊपर नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं इसलिए मुझे बाज़ दफा वो लेटेस्ट मैसेज नहीं नजर आ रहा होता। माहम कह रही हैं सर वाई नॉर्मल लॉस इज रिकॉर्डेड एट रिकवरी वैल्यू, इट्स कंफ्यूजिंग फॉर मी दैट वी कैलकुलेट द यूनिट प्राइस ऑफ फॉर use expected units at expected minus percent effective units, then after that we use original expected units। अच्छा मुझे माम आपका सवाल तो कोई खास समझ नहीं आया, लेकिन मैं आपको चीजों का जवाब दे देता हूं जिस हद तक मुझे समझ आया है। मैं आगे भी आपने कुछ लिखा है वो पढ़ लूं, फिर मैं सवालों का जवाब देता हूं। आगे माहम ने कुछ लिखा है, नहीं लिखा। जी वकास को आवाज नहीं आ रही, बाकी सबको आवाज आ रही है। चलो फिर वकास से कहते हैं कि वो रिकनेक्ट कर लें।
ठीक है जी। सो अब माम का जो क्वेश्चन था, माम आपने साथ साथ रहने बेटी, सब लोग साथ साथ रहें, बात को समझें। चूंकि सवाल देखो बेटा, नॉर्मल लॉस के ए है एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस। अब इस एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस के दो एस्पेक्ट हैं, एक है इस एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस की कॉस्ट और दूसरा है इस एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू। ठीक है, जब हम कहते हैं कि हमने कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है तो हम कहते हैं कॉस्ट इनकर्ड माइनस एक्सपेक्टेड रिकवरी वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड माइनस एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस यूनिट्स। मैं छोटी सी मिसाल देके समझाता हूं। हमने ये अज्यूम किया है कि नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कोई नहीं है, कॉस्ट कोई नहीं है तो इसका मतलब उसकी कॉस्ट एब्जॉर्ब करा रहा है मेन यूनिट्स। आप फैमिली मिलके मूवी देखने जाना चाह रहे हैं जिसमें 2 एल्डर्स हैं और 3 यंगस्टर्स हैं, ठीक है जी, और एक सिनेमा की टिकट आती है 500 रुपए की। कॉस्ट इनकर्ड कितनी है? 2500, 5 टिकटों की। अब जो यंगस्टर्स हैं वो 500 तो नहीं दे सकते, उन्होंने कहा हमसे ना 50 रुपए ले लें। बाकी 2 बड़ों ने कहा चलो यार ठीक है, बाकी कॉस्ट हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो 3 यंगस्टर्स ने मिलकर 150 रुपया दिया, 2500 के अगेंस्ट 3 यंगस्टर्स ने मिलकर 150 रुपया दिया। टोटल 5 लोग मूवी देखने गए थे, उसमें से 3 यंगस्टर्स थे, तो टोटल कॉस्ट कितनी रहेगी? 2500 माइनस 150, दैट इज 2350। और ये बाकी 2 बड़ों ने एब्जॉर्ब करनी है, तो बाकी 2 बड़ों को कॉस्ट कितने की पड़ी? 2350 डिवाइड बाय 50, 1175 रुपए। नॉर्मल लॉस की कॉस्ट गुड यूनिट्स एब्जॉर्ब करते हैं और उसकी वजह से गुड यूनिट्स की पर यूनिट प्राइस बढ़ जाती है। जी माहम और बाकी लोग, ये मिसाल से कुछ समझ में आया चीजें? माहम आपको, माहम बेटी का जवाब नहीं आया जिनका क्वेश्चन था ओरिजिनल। चलिए मैं अगला सवाल पूछता हूं, पढ़ता हूं, उतनी देर माहम ने कोई और कमेंट करना हो तो वो कर दें। अगला पॉइंट था अहमद जान का, नॉर्मल लॉस के अकाउंट में एबनॉर्मल लॉस क्यों आ रहा है? सेंस नहीं बन रही। चलें हम अहमद सेंस बना लेते हैं बेटा। जी बेटी, ये एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस एट एक्सपेक्टेड रिकवरी वैल्यू है ना, ये एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस एट एक्सपेक्टेड रिकवरी वैल्यू। मैं बड़ा हूं, एक उन बड़ों में से एक मैं हूं और एक जाफर साहब हैं। हमें भी पता था कि जो 3 स्टूडेंट हमारे साथ जा रहे हैं उन्होंने टिकट के पैसे खर्च नहीं करने, करेंगे भी तो थोड़े थोड़े से करेंगे। ठीक है माहम, समझ आ गई बात की? मैं अहमद आपका सवाल पढ़ा है बेटा, मैं अभी जवाब देता हूं। मैं माहम के साथ एक दफा बात खत्म कर लूं। ये बेटू ये है ना, 3 यूनिट से एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस के उनकी रिकवरी वैल्यू 50 रुपए के रेट के लिहाज से 150 रुपए की आ गई। नॉर्मल लॉस ऐसे हुआ कि हमें पता है कि हमारे बच्चे पैसे देते ही नहीं है, ये नॉर्मल है। जब भी आप फैमिली के साथ जाएंगे तो पैसे आप नहीं देने हैं। आप या कोई भी और जब अपने अब्बू के साथ खाना खाने जाता है तो पैसे वो आप लोग देते हैं। हम बेटी, मैंने आपका माइक ऑन किया ताकि हाँ। जी बेटी, मैंने आपका माइक ऑन किया ताकि चैट में ज्यादा बात ना हो, वैसे पूछ लें। ये सर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि नॉर्मल लॉस तो हम क्यों सर काउंट क्यों कर रहे हैं जब हमें पता है कि गुड यूनिट्स में एब्जॉर्ब कर। इसलिए कि ये तो पता है ना मेरी बेटी की टिकटें तो 5 ही खरीदनी पड़ेंगी, टिकटें तो 5 ही खरीदनी पड़ेंगी ना, 3 बच्चों ने भी तो मूवी देखनी है ना, तो टिकटें तो 5 ही खरीदनी पड़ेंगी, इसलिए हिसाब तो 5 से शुरू होगा। सर नहीं समझ आ रहा। अच्छा, हम क्वेश्चन पे चले जाते हैं। हमने बनाने शुरू किए हैं 20,000 यूनिट्स। इस 20,000 यूनिट्स में से हमारी एक्सपेक्टेशन थी 18,000 गुड यूनिट्स होंगे और 2,000 लॉस यूनिट्स होंगे। तो मुझे तो जाफर साहब को 20,000 यूनिट्स का जवाब देना है ना, तो मैं 2,000 नॉर्मल लॉस को इग्नोर तो नहीं कर सकता।
तो मैं उनको बताऊंगा कि मेरी एक्सपेक्टेड आउटपुट थी 18,000 और मेरा एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस था 2,000। अब गुड यूनिट्स की जो भी कॉस्ट है, जो पर यूनिट कॉस्ट है, वो एब्जॉर्ब करनी है इन 18,000 यूनिट्स में। वो नीचे आगे कैलकुलेट करवाई हुई होगी, ये देखिए, ये कैलकुलेट की हुई है। तो आपकी टोटल कॉस्ट आ गई थी 1 लाख रुपया। उस 1 लाख रुपए में से जो आपका एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस था, उसकी रिकवरी वैल्यू आ गई 500, तो आपकी एक्सपेक्टेड आउटपुट आ गई 18,000। तो पर यूनिट कॉस्ट, अगर पूरी 1 लाख की कॉस्ट होती और नॉर्मल लॉस यूनिट कोई भी ना होते, तो 1 लाख को तकसीम हम करते 20,000 से और 5 रुपए की कॉस्ट आती। तो लॉस की वजह से ये कॉस्ट बढ़ के 5.5278 हो गई। आप चले, मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल देता हूँ। हम जब कोई काम कर रहे होते हैं तो जितना इनपुट होता है उतना ही एग्जैक्ट आउटपुट होता है कि बाद में चीजें खराब भी हो जाती हैं। यस सर। हम उमर फरहान गंदा बच्चा है, इसको बाजार से 1 दर्जन अंडे लेने के लिए भेजा है और हमें पता है कि ये शरारतें करता हुआ आएगा और आमतौर पे 2 अंडे दिए तोड़ देता है। तो अब जो आपकी पर कॉस्ट आएगी उसको आप 12 से डिवाइड करेंगे 10 से। तो यही यहाँ किया बेटा आपने। सर समझ आ गई। वो इसलिए सर, बस मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि सर वो इसलिए निकाला क्योंकि वो हमें रिकवर हो जाना है। यस सर। अच्छा जी, अब अगले सवालों में से जो अगली सवाल पूछा हुआ वो अहमद जान ने पूछा हुआ है। अहमद जान कह रहे हैं नॉर्मल लॉस के अकाउंट में अब नॉर्मल लॉस क्यों आया, सेंस नहीं बन रही। जी बेटे, वो अकाउंट ओपन कर लेते हैं फिर उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये है नॉर्मल लॉस अकाउंट। इसको अहमद हम डेबिट करते हैं एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस से। मेरा अंदाजा था कि मेरे 950 यूनिट, अच्छा मैं उधर, आप कह रहे हैं गेन वाला अकाउंट डिस्कस कर लूं, गेन वाला कर लेता हूं बेटा। अहमद और सब लोग जी, अहमद से पहले एबनॉर्मल लॉस समझ लें। हमारा, हमने कहा कि प्रोसेस नॉर्मल लॉस अकाउंट को हमने डेबिट किया एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस से और क्रेडिट किया एक्चुअल टोटल लॉस से। मेरा अंदाजा था शुरू में कि क्लास के बच्चों में से 950 बच्चे खुदा ना खास्ता फेल हो जाएंगे कॉलेज में और एक्चुअल फेल हो गए 1100। तो बाकी 1500 का क्या हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो ये जो नॉर्मल लॉस अकाउंट है, यहां पे हम इसको डेबिट करते हैं एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस से और क्रेडिट करते हैं एक्चुअल टोटल लॉस से। तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ एबनॉर्मल लॉस होता है और यहाँ एबनॉर्मल गेन होता है। हमारी एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट तो आई है 2033, लेकिन उसके अगेंस्ट के 75 रुपए रिकवर हो गए हैं। तो हमारा लॉस जो P&L में गया वो 2033 नहीं गया, बल्कि ये 75 ऑफसेट करके 1958 गया। जी अहमद, एबनॉर्मल लॉस के साथ समझ आ गया? अच्छा, अब आते हैं एबनॉर्मल गेन में बेटे। यहां पे हमने डेबिट किया एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस से और क्रेडिट किया एक्चुअल टोटल लॉस से। मेरा ख्याल था कि 200 यूनिट बिकेंगे और 500 रुपए रिकवर हो जाएंगे। थैंक यू उमर जी। 500 रुपए रिकवर हो जाएंगे। एक्चुअल रिकवर हुए सिर्फ 1000 यूनिट से 2500 रुपए, 250 रुपए। तो टेक्निकली स्पीकिंग मुझे 250 रुपए का नुकसान हो गया, लॉस हो गया है। और मैंने प्रोसेस अकाउंट से निकाला था गेन 5528। अब इस गेन के अगेंस्ट मैंने ये 250 रुपए का लॉस चार्ज किया है, तो मेरा गेन कम होकर रह गया 5278। वालेकुम अस्सलाम ताहिर जी। अहमद, एबनॉर्मल गेन वाली बात समझ में आ गई बेटा? चले, अच्छी बात है। मैं 1 मिनट बाकी लोगों का भी सवाल पढ़ लेता हूं। जी सैयद शिराज जी, मैं अब आपके सवाल का जवाब बाद में दूंगा, ऊपर से तरतीब में देख लूं मैं किसी को जवाब छोड़ तो नहीं आया। इफ्रा का जवाब हो गया, माहम का जवाब हो गया, शरी अहमद से भी बात हो गई। अच्छा, अहमद ने कह दिया, उमर फरहान ने कह दिया, इनको समझ आ गई है। अब सैयद शिराज का सवाल है कि व्हाई एडेड मटेरियल इज नॉट अकाउंटेड फॉर इन नॉर्मल लॉस।
ये एडिशनल मटेरियल की आप सही शिराज बात कर रहे हैं प्रोबेबली। पहले ये बता दें आप इस मटेरियल की बात कर रहे हैं, यस नो बता दें जी। इसमें देखिए यूनिट्स तो कोई नहीं ना, क्वांटिटी तो इसकी आई नहीं, और इसकी अमाउंट 1 लाख रुपए का हिस्सा है। जो हमने पर यूनिट कॉस्ट निकाली है उसमें 10,000 की अमाउंट तो ली है, लेकिन ये एडिशनल मटेरियल ऐड करने की वजह से फिनिश गुड्स के यूनिट्स में कोई चेंज नहीं आई। हमारी असम्पशन नंबर 2, मटेरियल एडिशन विल नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ फिनिश गुड यूनिट्स। जी ठीक है शिराज जी, कोई और सवाल पूछना है? जी यूनिट्स को बेस लेंगे। चले 5 सेकंड्स पॉज है, किसी ने कुछ और पूछना तो क्यू लिख दे। ताहिर बेटा वो हमने रिकॉर्डिंग में काफी तफसील से एक्सप्लेन किया है, मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूं, आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। ये प्रोसेस 1 है, इसमें एबनॉर्मल गेन आया था, इसको डिस्कस कर लेते हैं दोबारा। हमने कहा था कि हमारा एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस है 2,000 का। मैंने आपको खर्चा करने के लिए भेजा, कहा ताहिर फलां फलां चीजें खरीद के ले आओ, और आपने से मैंने पूछा बेटा कितने पैसे लगेंगे, आपने कहा अंदाजन 2,000 रुपए लगेंगे। जब आप एक्चुअल गए तो खर्च सिर्फ कितना हुआ, 1,000 रुपया। मैं तो 2,000 रुपए के लिए मेंटली तैयार था, लेकिन एक्चुअल खर्च सिर्फ कितना हुआ, 1,000 का। तो 1,000 की क्या हो गई, गेन हो गई। यूनिट्स की हद तक समझ आ गया ताहिर जी? ताहिर बेटा मैं ठीक है जी। मैं फॉर एग्जांपल फंक्शन है को कॉलेज में मैंने मंगवाए हैं बिस्किट गोरमे बेकर से, और मेरी एडमन का ख्याल है कि 2,000 बिस्किट टूटे हुए आएंगे, एक्चुअल सिर्फ 1,000 बिस्किट टूटे हुए आए, तो 1,000 सही वाले बिस्किट आ गए। तो जो 1,000 सही वाले बिस्किट आ गए वो मेरी गेन हो गई। अब मैंने तो ये गेन रिकॉर्ड कर ली कॉस्ट पे कि 1,000 बिस्किट की कॉस्ट बच गई, लेकिन मेरा अंदाजा था कि टूटे हुए 1,000 बिस्किट बिकेंगे 250 रुपए के। अब वो 1,000 बिस्किट टूटे ही नहीं तो 250 के बिके भी नहीं, तो मेरी गेन 5,528 से कम होके 5,278 रह गई। जी ताहिर चले आगे कि कुछ और पूछना बेटा? ठीक है जी। अब हम आते हैं क्वेश्चन। जी काजमी पूछिए सवाल। जी मैं काजमी का सवाल का इंतजार कर रहा हूं। वो बेटा गेन इंक्रीज नहीं होगा, नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज हो जाएंगे। मैंने 20,000 बिस्किट खरीदे थे, 20,000 बिस्किट खरीदे थे, और मेरा अंदाजा था 2,000 टूट जाएंगे और मुझे वसूल होंगे 18,000 बिस्किट, जबकि मुझे एक्चुअल वसूल हुए हैं 19,000 बिस्किट। इसका मतलब है सही वाले, इसका मतलब टूटे हुए बिस्किट सिर्फ कितने आए हैं, 1,000। तो इस 2,000 के लॉस के अगेंस्ट एक्चुअल लॉस हुआ सिर्फ 1,000 का। यही वजह है कि एक्चुअल आउटपुट 18,000 से बढ़ के कितनी हो गई, 19,000 हो गई। जी काजमी समझ आ गया, वरना मैं माइक ऑन कर देता हूं। ठीक है बेटा, इससे आगे चलते हैं। अब हम आते हैं उसके आईकैप के क्वेश्चन बैंक के ऊपर। आईकैप के क्वेश्चन बैंक में हमारा पेज नंबर है 27। ये पेज 27 पे क्वेश्चन नंबर 7.1 है, जिसकी 6 एग्जांपल्स हैं। ये क्वेश्चन आपका आज का पहला होमवर्क है। आप लोगों ने तसल्ली से आज ये 6 की 6 एग्जांपल्स करके आनी है। ये आपका होमवर्क नंबर 1 है। उमर फारान आईकैप के क्वेश्चन बैंक का ये क्वेश्चन नंबर 7.1 है। ये 6 एग्जांपल्स हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ये आपका आज का होमवर्क है। सबने नोट कर लिया? ये जिसने नोट कर लिया वो डन लिख दे, शाबाश, जल्दी से, मुझे पता भी चल जाए कौन कौन अटेंड कर रहा है। फ्रीज आपने आज पहले दिन ज्वाइन किया है? सॉरी, वो सवाल जवाब इतना हो रहे थे कि मैं नोट नहीं कर सका कि आपने ज्वाइन किया है, और बस स्क्रीन में लोग ज्यादा हो गए हैं। चले मैं आपका लिए माइक ऑन कर रहा हूं फरीद, ताकि हम जुबानी थोड़ी सी बात कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम फरीद। अस्सलाम वालेकुम फरीद। क्या हुआ फरीद, आपका माइक नहीं चल रहा बेटा? अच्छा
चलिए आप बोल नहीं सकते, ठीक है। फरीद आप बताइए किससे पूछा, देख मेरे बेसिक सवालों का जवाब दे दें, वो मुझे जरूरी होता है पढ़ाने के लिए। आपने हमें किस शहर से ज्वाइन किया है? फैसलाबाद से, ठीक है। बेटे आपने कॉस्ट अकाउंटिंग पहले पढ़ी है, एग्जाम दिया है? अच्छा चले ठीक है। कितने मार्क्स आए हैं फरीद? अच्छा चलो ठीक है जी। फरीद हम प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं और ये हमारा आज दूसरा लेक्चर है। आपने पहले क्लासेस ली हुई है फरीद? अच्छा चले, फिर तो आपको बेटा ये पता होगा 7 स्टेप्स अप्रोच पहले पढ़ी थी। कहां से ली थी क्लासेस? बस ये बता दे मुझसे ली थी या नहीं ली थी, ताकि उस हिसाब से मैं आपसे बात करूं। चलो मुझे से ली थी तो फिर बेटा आपने वो 7 स्टेप्स अप्रोच पढ़ी होगी मेरे साथ। तो हम ये 7 स्टेप्स अप्रोच की बात कर रहे हैं जहां पे कोई ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं होता, तो वो 7 स्टेप्स अप्रोच की जिक्र कर रहे हैं। अब हम इससे आगे बात चलाते हैं, जब सवाल में ओपनिंग या क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस एग्जिस्ट करे। तो हम बात कर रहे हैं व्हेन ओपनिंग एंड oblique और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस एग्जिस्ट। जब ओपनिंग या क्लोजिंग या दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो अमान ने कहा था कि अकाउंट, एक प्रोसेस अकाउंट तो बनना ही बनना है, लेकिन अब इस प्रोसेस अकाउंट की वर्किंग के तौर पे 3 स्टेटमेंट बनेंगी। मैं अभी सिर्फ तीनों का नाम लिख रहा हूं, मैं अभी समझाऊंगा इनको इन ड्यू कोर्स। हमारी पहली स्टेटमेंट कहलाती है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। हमारी दूसरी स्टेटमेंट कहलाती है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। और हमारी तीसरी स्टेटमेंट कहलाती है स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। ये हमारी 3 स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। अब इन 3 स्टेटमेंट से आगे बात करने से पहले हमें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट समझना है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट समझने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? 10, 20, 40, 50? हाउ मेनी एंड व्हाट? 4। मान कह रही है 4, ताहिर कह रहे हैं 3। आमतौर पे 3 ही होते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। ये 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। आप मैम चौथा कौन सा कह रही थी? जी मैम आप चौथा कौन सा कह रही थी बेटी, बताइए ताकि मैं उस हिसाब से बात आगे चलाऊं। अच्छा चल कोई बात नहीं बेटी, बस जस्ट पूछा है। मैं अपनी बेटी की तरफ से जवाब देता हूं। मैं क्या कह रहा था, मैं हूं जी। मैं कह रहा था मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एफओएच। लेकिन चूंकि बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस ज्यादा जगह पर नहीं होते, इसलिए हम इसको 3 ही कहेंगे। अब हम इससे आगे चलते हैं। मेरा अगला सवाल यह है, हम किस चीज को फिनिश्ड गुड्स कहते हैं? हम उसको फिनिश्ड गुड्स कहते हैं जिसके अंदर मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स तीनों 100% लगे हुए हों, वो चीज हमारे लिए फिनिश्ड गुड्स है। तो हमारी फिनिश्ड गुड्स वो है, हमारी फिनिश्ड गुड्स की क्वालिटी ये है कि फिनिश्ड गुड्स के अंदर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स तीनों 100% लगे हुए होंगे। अगर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स में से
कोई भी चीज 100% से कम है तो वो चीज फिनिश गुड्स नहीं है, वो वर्क इन प्रोसेस है। तो हम वर्क इन प्रोसेस किसको कहते हैं? बैलेंस शीट डेट पे जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं उस वक्त हमारी फिनिश गुड्स में अगर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों 100% नहीं लगे हुए तो हम कहते हैं ये हमारा वर्क इन प्रोसेस है। ठीक है बेटा, किसी ने कुछ पूछना है तो क्यों लिख दे, वरना आगे चलते हैं। अब हम इसका मतलब यहां तक पहुंच गए कि वर्क इन प्रोसेस के अंदर मटेरियल या लेबर या ओवरहेड इनमें से कोई भी चीज या सारे 100% के बराबर नहीं है। अगर ये 100% के बराबर नहीं है तो फिर हमें इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन लिखनी पड़ेगी कि ये कितने परसेंट कंप्लीट है। स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है? मेरे पास 2 गिलास हैं हाफ फिल्ड ऑफ पेप्सी। ये 2 गिलासों में हाफ फिल्ड ऑफ पेप्सी है। नाउ एज फार एज कंटेंट्स आर कंसर्न, हाउ मच पेप्सी डू आई हैव? I have 1 full glass of Pepsi. इसका मतलब ये नहीं कि मैंने दोनों गिलास तोड़ के एक कर लिए हैं। कंटेंट्स के लिहाज से मेरे पास 1 गिलास पेप्सी है। समझ आई बात की? मेरे पास ये गैस के सिलेंडर हैं, मेरे पास ये गैस का सिलेंडर 20% भरा हुआ है और ये गैस का सिलेंडर 30% भरा हुआ है। तो मैं कहूंगा अंदाजन मेरे पास आधा सिलेंडर गैस है, क्योंकि 50% हो गया ना। हालांकि फिजिकली 2 सिलेंडर हैं, एक में 20% है, एक में 30% है, लेकिन मैं कहूंगा मेरे पास हाफ सिलेंडर गैस का अवेलेबल है। क्योंकि एग्जैक्ट इक्वल नहीं है इसलिए हम इक्विवेलेंट का वर्ड लिख रहे हैं। मेरे पास 200 चेयर्स हैं जिन पे 40% काम हुआ है, तो काम के एतबार से ये 80 कंप्लीट चेयर्स के बराबर हैं। जी बेटा, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया? अगर किसी ने कुछ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में पूछना है तो क्यों लिख दे। वो स्टेटमेंट मुझे याद है, वो मैंने बतानी है अभी। जब हम एग्जाम हॉल में होंगे जी बेटा, अहमद आप अपना क्वेश्चन लिखिए। जब हम एग्जाम हॉल में होंगे, अहमद आप अपनी देर क्वेश्चन टाइप करें, मैं आगे थोड़ा कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब हम एग्जाम हॉल में होंगे तो हम सबसे पहले प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप प्रोसेस अकाउंट का होगा, क्योंकि मैंने इसलिए जानबूझ के वर्ड यूज किया था वर्किंग का। जैसे फाइनल अकाउंट के सवाल में हम पहले बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लेते हैं और फिर उसके बाद वर्किंग्स करते हैं, तो हम भी पहले प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे और फिर वर्किंग करेंगे। जी अहमद, मैं आपके क्वेश्चन का इंतजार कर रहा हूं ताकि सवाल का जवाब देके मैं आगे चल सकूं। जी अहमद, हम तो यही कह रहे हैं, हमारी 200 की 200 कुर्सियां 40% बनी हुई हैं, उनमें से एक भी चेयर कंप्लीट नहीं है, लेकिन काम के एतबार से वो 80 कंप्लीट चेयर्स के बराबर है। अच्छा, मैं अहमद आपसे एक और सवाल पूछता हूं बेटा, इसीलिए उनको यूनिट्स नहीं कह रहे, उनको इक्विवेलेंट यूनिट्स कह रहे हैं। हम उनको सिर्फ यूनिट्स नहीं कह रहे, हम उनको कह रहे हैं हमारे इक्विवेलेंट यूनिट्स, अंदाजन, नॉट एक्चुअल, नॉट इक्वल। हम इसलिए अंदाजन का वर्ड यूज कर रहे हैं, इक्विवेलेंट यूनिट्स का, नॉट एक्चुअल यूनिट। ठीक है, इसलिए अहमद यहां पे ये देखिए इक्विवेलेंट का साइन लगाया था। हाँ ताहिर, खुशफहमी नहीं, काम के एतबार से ऐसा ही करना पड़ेगा। आप लोग मुझे ये बताएंगे, चले आप कुछ लोगों ने जरा इंटरेस्ट शो करना शुरू कर दिया, तो इसकी बैकग्राउंड कहां से आई?
पहली दफा आपने ये चीजें कहां सीखी हैं अहमद कि पार्टली कंप्लीट यूनिट्स को फुली कंप्लीट यूनिट्स के इक्वेट करना। ये 200 चेयर्स पार्टली कंप्लीट हैं। इन पार्टली कंप्लीट को आपने 80 कंप्लीट चेयर्स के इक्विवेलेंट किया, इक्वेट किया। तो ये आपने ये चीज पहली दफा जिंदगी में कहां सीखी? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में भी सीखी, चलिए अच्छी बात है। ताहिर ने पढ़ लिया हुआ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, मेजॉरिटी ने नहीं पढ़ा होगा, मेजॉरिटी मेरी तरह के नालायक होंगे। उन्होंने कहां पढ़ा हुआ है? आप लोगों ने ये चीज पढ़ी हुआ है IAS 2 में। IAS 2 में NRV की डेफिनेशन बताइए। NRV इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस एस्टिमेटेड वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस। अहमद आप मुझे बताइए NRV की डेफिनेशन में कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन क्यों आता है? और आप बताइए इफरा, माम, फरीद, कोई भी क्लास में, उमर, NRV की डेफिनेशन में कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन क्यों आता है? किसको सेलिंग कंडीशन में लाने के लिए? काजमी, माहम, किसको? किसको? असल वर्ड बोले ना। नो, नॉट डैमेज यूनिट्स, ये तो गुड यूनिट्स की NRV आ रही हो। इनकम्प्लीट यूनिट्स, ये असल जवाब है। वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स, वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स की बाजार में कोई कीमत नहीं है। मैंने आपसे कहा ये कुर्सी है। उमर मैं चेक करवाता हूं बेटा। उमर कह रहे हैं कि डिस्प्ले में लैग है। 1 मिनट का पॉज है, मैं IT टीम से चेक करता हूं। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, मैंने अपने पास स्क्रीन खोल ली है, उससे मुझे अंदाजा हो जाएगा कि आपके पास लैग कितना आ रहा है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि NRV की डेफिनेशन में कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन आती है वर्क इन प्रोसेस की वजह से। क्योंकि वर्क इन प्रोसेस चीजों की मार्केट में रेडिली सेल प्राइस अवेलेबल नहीं होती, तो इसलिए फिर हम ये देखते हैं कि इस तरह की तैयार चीज कितने की मिलती है। मैं आपसे कह रहा हूं उमर ये लकड़ी है, इसके साथ पेंट का डब्बा है और फलां चीज है, तो आप बताइए कि कितने की खरीदेंगे? कुर्सी इससे बन जाएगी। उमर कहता है नहीं सर, मैं तो तैयार कुर्सी लूंगा, एनी मेहनत कौन करेगा? एनी मेहनत में कर सकता हूं तो मैं सीए ना कर लूंगा, तो तैयार कुर्सी लेंगे। चले ठीक है, मैंने कहा उमर साहब इस तरह की तैयार कुर्सी तो बाजार में मिलती है 3000 रुपए की, और इस कुर्सी को तैयार करने के लिए हमें अंदाजन अभी 1000 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा, और 200 रुपया जो है वो अहमद को बेचने की कमीशन भी देनी पड़ेगी। तो मेरी इनकम्प्लीट चेयर की NRV आ गई 1800। थोड़ा बेहतर हुआ। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो क्यों लिख दे, वरना मैं आगे चलता हूं। उमर थोड़ा इंप्रूव हुआ है स्क्रीन? चलें ठीक है जी, हम इससे आगे बात करते हैं। उमर जहां कहीं आपका लैग आएगा दोबारा आप बता दीजिएगा। तो हम आते हैं स्टडी टेक्स्ट पे। हम अपनी स्टडी टेक्स्ट का पेज ओपन करते हैं। हमारा स्टडी टेक्स्ट का पेज है 175। पेज 175 पैरा 5.3। अब मेरी सजेशन, आप बेशक किताबें ना खोलें, आप स्क्रीन पे देखिए। हाँ जी, स्क्रीन सबको क्लियर है? अब आप वर्क इन प्रोसेस अकाउंट बनाएं टू द एक्सटेंट पॉसिबल। जिस हद तक आप इस कंपनी का ये वर्क इन प्रोसेस अकाउंट बना सकते हैं बनाइए। जी इमाद, आप स्क्रीन से कंपेयर करें जो आपने अकाउंट बनाया उसको।
जी सब लोग स्क्रीन से कंपेयर करें और बताएं कोई प्रॉब्लम। इस तरह अकाउंट हम बना सकते हैं। किसी ने को जरा सा इससे हटके बनाया, कोई नई साइंस निकाल लिया, तो वो मुझसे डिस्कस करे कि सर मैंने ऐसे नहीं ऐसे किया था। हाँ जी, कन्वर्जन कॉस्ट 40% है, सॉरी मैंने 50 लिख दिया, 40%। जी ठीक है इफ्रा। अब मेरा यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो क्यों लिखे जल्दी से। उमर हो गया है, माम हो गया बेटा, हाँ जी शाहजी, सैयद शिराज साहब, वकास, चले ठीक है अहमद शाबाश। हाँ बेटे अब हमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास फिनिश गुड्स की अमाउंट नहीं है और वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट नहीं है। तो अब हमें फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट असल में निकालनी है। काजमी आपका हो गया है, ताहिर, काजमी, चले। अब हमारे पास चैलेंज यह है कि हमारे पास फिनिश गुड्स की और वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट नहीं है। ये करने के लिए हमें 3 स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी। अब बेशक इसका अपने किताब में लिखा हुआ है तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। आगे मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये देखिए हमने 3 स्टेटमेंट्स बनाई। पहली बनाई स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट, नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, नंबर 3 स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। अब मेरी बात ध्यान से सुननी और याद रखनी है। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स की बेस होती है आउटपुट, जो आपका वर्क इन प्रोसेस अकाउंट है, उस वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट की आउटपुट। ये मेरे सामने इस तक स्क्रीन पे मेरा वर्क इन प्रोसेस अकाउंट है। इस वर्क इन प्रोसेस अकाउंट की जो डेबिट साइड है ये इनपुट है और क्रेडिट साइड आउटपुट है। तो ये इतनी मालूमात, ये मालूमात मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाने के लिए। तो मैं इसी तरतीब पे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाता हूं। तो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स में सबसे पहले फिनिश गुड्स के 3500 यूनिट्स और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के 500, तो टोटल 4000। ये साथ वाले पेज से मैच कर गया। नेक्स्ट है एक फिनिश, जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है। हमारी जो फिनिश गुड्स है वो मटेरियल 100% कंप्लीट है, मटेरियल के लिहाज से भी और कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से भी। सो 3500 इंटू 100% इज 3500, 500 इंटू 100% इज 3500। जो हमारे वर्क इन प्रोसेस के यूनिट 500 यूनिट्स मटेरियल के लिहाज से 100% कंप्लीट है और कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से 40% कंप्लीट है। तो 500 का 100% इज 500 और 500 का 40% इज 200। तो यूं हमारी इक्विवेलेंट यूनिट आ गई मटेरियल की 4000, कन्वर्जन कॉस्ट की 3700। ये 4000 यूनिट में मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं 4000 और कन्वर्जन कॉस्ट के इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं 3700। जी स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स में किसी को कोई प्रॉब्लम तो क्यों लिख दे। चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट के लिए तो इक्विवेलेंट यूनिट्स ये वाले यहां आ गए। ऊपर से देखिए मटेरियल के 4000 यूनिट्स और कन्वर्जन कॉस्ट के 3700 यूनिट्स। और जो आपकी टोटल कॉस्ट है ये यहां चीजें आई थी आउटपुट से, तो टोटल कॉस्ट आएगी इनपुट से, जो पिछले पेज पे इनपुट का सेक्शन है। तो पिछले पेज पे देखिए इनपुट के अंदर मटेरियल 24000 और कन्वर्जन कॉस्ट 7400। तो यही चली जाएगी आगे। सो आगे आके हमारी आ गई, ये देखिए इक्विवेलेंट यूनिट्स के अंदर मटेरियल की कॉस्ट 24000, कन्वर्जन कॉस्ट 7400। इसको डिवाइड किया इक्विवेलेंट यूनिट से, तो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट आ गई 6 और कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट इज 2। ये यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो क्यों लिखी है।
इसके बाद आए तीसरी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ एवेल्युएशन। इसकी भी तरतीब आउटपुट से आती है। आउटपुट में पहली चीज है फिनिश गुड्स के 3500 यूनिट, तो यहां भी पहली चीज फिनिश गुड्स के 3500 यूनिट्स। आउटपुट में दूसरी चीज है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के 500 यूनिट्स, तो यहां भी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के 500 यूनिट। सो फिनिश गुड्स के 3500 यूनिट्स के लिए 6 यहां से आ गया, 2 यहां से आ गया, सो फिनिश गुड्स की टोटल कॉस्ट आ गई 28,000। तो ये मैं जाके पिछले पेज पे लिख लूंगा कि मेरी फिनिश गुड्स की टोटल कॉस्ट आ गई 28,000। अब मेरी वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट का सवाल है। तो वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट के लिए जो आपने इक्विवेलेंट यूनिट्स लेने हैं वो आपने उसी वर्किंग से ऊपर लेने हैं। ये देखिए वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट्स है 500, तो यहां पे आ गया 500। कन्वर्जन के इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं 200, तो यहां पे आ गया 200। और जो 6 और वो हैं वो यहां से आ गए, ये 6 और ये 2। तो आपकी वर्क इन प्रोसेस की मटेरियल की कॉस्ट आ गई 3000, कन्वर्जन कॉस्ट आ गई 400, टोटल हो गया 3400। ये वहां जाके मैंने प्लेस कर दिया। और यूं मेरी डेबिट और क्रेडिट साइड मैच कर गई। आईकैप हमेशा पहले स्टेटमेंट्स बनाता है, बाद में अकाउंट बनाता है। हमने पहले अकाउंट बनाना है टू द एक्सटेंट पॉसिबल, और उसके बाद स्टेटमेंट्स बनानी है। जी किसी को स्टेटमेंट्स में कोई प्रॉब्लम तो क्यों लिखिए, अगर नहीं है तो नो लिखिए। मुझे आप सबसे जवाब चाहिए, या क्यों या नो। चलिए बड़ी अच्छी बात है, आप सबको समझ आ रही है। अहमद का जवाब हाँ जी आ गया, ठीक है। अच्छा बेटा अब इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसकी प्रैक्टिस के लिए फिर हम क्वेश्चन बैंक पे आते हैं। क्वेश्चन बैंक में हमारा क्वेश्चन है 7.2, 7.1 तो आपका होमवर्क है ना, तो 7.2, ये 7.2 में आप लोग अभी सिर्फ करें प्रोसेस 1। आपने सिर्फ 7.2 का प्रोसेस 1 करना है। अब चूंकि क्लास का टाइम खत्म हो गया है तो आप इसको भी होमवर्क ले लें, ठीक है जी। तो आप लोगों ने घर से करके लाना है 7.1 और 7.2 का प्रोसेस 1, सिर्फ प्रोसेस 1, ओनली प्रोसेस 1। 7.2 का प्रोसेस 1 और प्लस 7.1। तो ज्यादा से ज्यादा ये दोनों करने के लिए आपको 1 घंटा चाहिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, ठीक है जी। आज के क्वेश्चन से किसी ने कुछ पूछना है तो क्यों लिख दे, अदरवाइज मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज।